today's topic is interference of waves of two waves moving in opposite direction. We have studied till same direction of two waves in opposite direction. अब हम देखेंगे कि अगर opposite direction में कोई wave चल रही है तो क्या करेंगे. इससे पहले हमने देख लिया कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का क्या कंडीशन होता है. इसमें पहला है स्टैंडिंग वेव्स और स्टेशनरी वेव्स. फर्स्ट पार्ट इज स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव्स. स्टैंडिंग वेव्स और स्टेशनरी वेव्स. Now, one equation of wave is y1 at x comma t is, क्या बोला था मैंने, a sin ओमेगा t माइनस के एक्स. और दूसरा इक्वेशन क्या होगा, y2 x comma t इज इक्वल टू a sin ओमेगा t. बहुत लोग लिखेंगे माइनस, नहीं गलत है, प्लस के एक्स. क्यों? क्योंकि दो अलग अलग वेव है तो मीडियम भी अलग अलग होगा. तो अगर मैं सुपर पोजिशन बोलूँ तो क्या मैं बोल सकता हूँ y इज इक्वल टू y1 प्लस y2. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होगा a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस a साइन ओमेगा t प्लस के एक्स. अब साइन a माइनस बी और साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा. या तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, a साइन, इसको a मान लो, प्लस सॉरी a इज कॉमन, साइन ओमेगा t प्लस के एक्स. इसको तुम क्या मान सकते हो, इस पूरे टर्म को तुम सॉल्व कर सकते हो साइन a प्लस साइन b के फॉर्म में. दैट इज साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b. अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जो यहाँ से वैल्यू आएगा वो आएगा y इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी. और हेडिंग क्या डाला था मैंने, स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव. सो दिस इज अ स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव. आई कैन से स्टेशनरी वेव को ही स्टैंडिंग वेव भी बोलते हैं हम. So this is a stationary और standing wave. I hope it's clear. So अगर कभी भी standing wave का बात आए तो बोलेंगे 2a sin kx cos ओमेगा t. क्लियर है यहाँ तक बात. अब देखो 2a क्या है, ये एक एम्पलीट्यूड है, ट्वाइस टाइम ऑफ एम्पलीट्यूड. इसके फॉर्म में ट्वाइस टाइम ऑफ एम्पलीट्यूड. इसका मतलब जब भी ऐसा वेव होगा तो उसका एम्पलीट्यूड वैरी करेगा 0 से लेकर 2a तक. फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, लेकिन जो एम्पलीट्यूड है ना वो वैरी करेगा 0 से लेकर 2a तक, उसका एम्पलीट्यूड जाएगा. अब देखो ये तो ऐसा, ये एम्पलीट्यूड हो गया. और ये क्या होता है, कॉस ओमेगा टी, मतलब एक SHM भी हो रहा होगा इसमें. SHM मतलब पीरियोडिक ऑक्सीलेशंस भी हो रहा होगा उस वेव में, पीरियोडिक ऑक्सीलेशंस भी हो रहा होगा. मतलब अगर मैं देखूँ तो दो एम्पलीट्यूड है तो मैं बोल सकता हूँ एक वेव अगर ऐसा है तो एक सिमिलर वेव, सिमिलर सा वेव ऐसे भी जा रहा होगा. क्लियर है. तो मैं ये बात बोल सकता हूँ. और क्या बोला मैंने, जो एम्पलीट्यूड है वो वैरी करेगा 0 से 2a तक और फ्रीक्वेंसी रहेगा सेम. नेक्स्ट टर्म है नोड्स. नोड क्या होते हैं, नोड क्या होता है. नोड एक ऐसा पार्टिकल होता है स्ट्रिंग का जहाँ पे जो एम्पलीट्यूड का वैल्यू है, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन जो है वो 0 होता है. एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन इज व्हाट, इज 0. नोड एक ऐसा पॉइंट है या एक ऐसा पार्टिकल है जहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन 0 होता है. नोड है तो एक एंटी नोड भी होगा, दूसरा इज एंटी नोड्स. एंटी नोड्स क्या होता है, जहाँ पे एक तरफ क्या था, एम्पलीट्यूड ऑक्सीलेशन था, तो जहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है
मैक्सिमम होता है वो बोलते हैं हम उसको एंटी नोड्स। जहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा हम उसको बोलेंगे वो एंटी नोड होता है। स्टैंडिंग वेव समझ में आ गया, नोट पता चल गया और एंटी नोड्स पता चल गया। क्लियर है? अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है स्टैंडिंग वेव के लिए। तो पहला पॉइंट है, तो फर्स्ट पॉइंट इज इन अ स्टेशनरी वेव पार्टिकल बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव, स्टेशनरी वेव के बारे में बात कर रहे हैं, एनी टू कंसेक्यूटिव नोड्स, दो कंसेक्यूटिव नोड्स मतलब दो कंसेक्यूटिव जगह जहाँ पे एम्पलीट्यूड 0 है, ऑक्सिलेट करता है सेम फेज में, ऑक्सिलेट्स इन सेम फेज। ये याद रखना चाहिए। अगर एक का फेज डिफरेंस पाई है तो दूसरा भी पाई ही होगा, मतलब φ1 इज इक्वल टू φ2 अलग अलग पार्टिकल का। क्लियर है? दूसरा पॉइंट, अगर अपोजिट साइड्स, अगर अपोजिट साइड ऑफ नोड के पार्टिकल है, इफ पार्टिकल्स आर अपोजिट साइड ऑफ नोड, तो बोलते हैं हम वो आउट ऑफ फेज है, वो आउट ऑफ फेज है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में होता है पाई का फेज डिफरेंस आता है, देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई फेज डिफरेंस। क्लियर? आई होप इट्स क्लियर। अगर कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच में दो पार्टिकल सेम डायरेक्शन में है, मतलब नोड के बाहर नहीं है, तो फेज डिफरेंस सेम रहेगा। और अपोजिट साइड है नोड के, तो हम बोलते हैं आउट ऑफ फेज है, मतलब पाई का फेज डिफरेंस आएगा। इसका मतलब क्या हुआ इन दो पॉइंट का मतलब, या तो जब भी दो नोड्स के बीच में पार्टिकल्स है, या तो वो मीन पोजीशन पे जाएगा या तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा। मैंने बताया था ना, मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन, तो अब वैसे बात है, कुछ और तो बचा नहीं। या तो मीन पे रहेगा मतलब जहाँ पे एम्पलीट्यूड 0 है, या तो मैक्सिमम पे जाएगा जहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पे। ठीक है? अब एक इम्पॉर्टेंट नोट करके लिखना, देयर इज अ नोट, इम्पॉर्टेंट नोट, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट मीन पोजीशन, velocity of particle at mean position is maximum at a position of antinode and minimum एट नोड। मतलब जो वेलोसिटी होगा वो मैक्सिमम होगा एंटी नोड पे और मिनिमम होगा नोड पे। ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो। अब दूसरा जो हेडिंग है वो है स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव जब दोनों एंड फिक्स है, मतलब अगर स्ट्रिंग दोनों एंड पे फिक्स है, तो मैं बोलूँगा स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, बोथ एंड्स। ध्यान से समझना, इसी पे क्वेश्चंस आता है। स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स मतलब मान लो एक तो यहाँ पे है, ये फिक्स है, कोई एम्पलीट्यूड है, मतलब ये एक नोड होगा, एम्पलीट्यूड 0। यहाँ पे बोला मैंने ये x इक्वल टू 0 पे है और ये है x इक्वल टू l पे है। क्लियर है? अब ध्यान से समझना बात, y एट x, t एक इक्वेशन होता है। स्टैंडिंग वेव के लिए इक्वेशन क्या था, 2a sin ओमेगा t माइनस के एक्स इंटू कॉस ओमेगा t। स्टैंडिंग वेव पे तुम लिखोगे 2a sin के एक्स और लिखोगे कॉस ओमेगा टी। क्लियर है? ये मैंने अज्यूम कर लिया, दिस इज एन अजम्पशन, ये मैंने अज्यूम किया हुआ है। क्लियर? नाउ एट x इज इक्वल्स टू 0, x जब 0 होगा तो मैंने बोला सब्स्टिट्यूट करोगे तो सेटिस्फाई करेगा, तो एक नोड आएगा।
इज अ नोड, x इक्वल टू 0 पे एक नोड आएगा। जहां पे ध्यान समझना, फॉर स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स पे जो फ्रीक्वेंसी होता है, ये याद रखना, वो होता है NV/2L, जहाँ पे जो n का वैल्यू होता है वो होता है 1 2 3 एंड सो ऑन। दिस इज द फ्रीक्वेंसी। और जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होगा वो होगा F0 इज इक्वल्स टू V/2L। ये एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, मतलब मैं बोल सकता हूँ F0 इज इक्वल्स टू n टाइम्स द फ्रीक्वेंसी। F0 इज इक्वल्स टू n टाइम्स द फ्रीक्वेंसी, मैं बोल सकता हूँ ये बात। क्लियर है? सॉरी, थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया यहाँ पे, रियली सॉरी अबाउट दैट। इट मीन्स ये F है, F इज इक्वल्स टू n टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। दिस इज टू बी नोटेड, इंपॉर्टेंट है ये, इस पे बेस्ट क्वेश्चंस आते हैं। F इज इक्वल्स टू n टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। आई होप इट्स क्लियर। क्लियर है यहाँ तक? अब एक चीज देखो, ध्यान से समझना बात। एक टर्म आता है हार्मोनिक्स। स्ट्रिंग वेव जब हम पढ़ते हैं फिजिक्स में, तो एक टर्म आता है हार्मोनिक्स। तो हार्मोनिक्स का मतलब होता है, व्हाट इज हार्मोनिक्स? हार्मोनिक्स इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो ये n तो मल्टीपल ही है और ये फंडामेंटल है। ये हार्मोनिक्स इज इक्वल्स टू, क्या बोलेंगे जब भी कोई पूछेगा हार्मोनिक क्या होता है, तो बेटा हम बोलेंगे हार्मोनिक्स इज व्हाट? हार्मोनिक्स इज मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। हार्मोनिक्स इज फंडामेंटल, मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज। आई होप इट्स क्लियर। इसका मतलब इस पे जो अलाउड फ्रीक्वेंसी है, अलाउड फ्रीक्वेंसी कैसे बोलेंगे? n टाइम्स F0 है, मतलब जो भी अलाउड फ्रीक्वेंसी होगा, जब स्ट्रिंग क्या दोनों तरफ फिक्स्ड है, तो अलाउड फ्रीक्वेंसी जो होगा वो मैं बोल सकता हूँ, अगर n1 है तो मतलब F0 होगा, 2 है तो 2F0 होगा, 3 है तो 3F0 होगा, और सो ऑन। ये मतलब क्या होगा? इसको हम बोलते हैं फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक बोला जाता है इसको। ये होता है फर्स्ट हार्मोनिक। इसको हम बोलते हैं सेकंड हार्मोनिक, ये होता है सेकंड हार्मोनिक, एंड सो ऑन। तो अगर कभी भी पूछा जाए कि सेकंड हार्मोनिक बताओ, तो मैं लिखूंगा 2F0, और F0 का वैल्यू V/2L तो पता ही है, सेकंड F0 हो गया। जो डिस्टेंस होता है दो कंसेक्यूटिव वेव का, वो होता है λ/2, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन two consecutive wave is λ/2 and the wavelength of each interfering wave। ये इंटरफेरिंग वेव होता है दो कंसेक्यूटिव वेव में। क्लियर है? अब तो अभी मैंने देखा था स्ट्रिंग जब दोनों एंड पे फिक्स था। अब मैं देखूंगा व्हेन स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड, मतलब एक ही एंड पे फिक्स है। स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड, मतलब एक एंड पे फिक्स्ड है और एक एंड पे खुला हुआ है। इट मीन्स ऐसा होगा कुछ, और यहाँ पे ओपन होगा। मतलब मान लो x इक्वल टू 0 पे फिक्स है और L पे ओपन है। तो इस केस में जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है V/4L। पिछले लाल में क्या था? V/2L था। इस केस में V/4L होता है। क्लियर है? और जो फ्रीक्वेंसी होता है इस केस में वो होता है ऑड टाइम्स मल्टीपल, दैट इज 2n + 1 F0। सो अगर मैं इसका निकालूँ फर्स्ट हार्मोनिक सेकंड हार्मोनिक, क्या करूँगा? अगर मैं n = 1 पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा? 2 + 1 दैट इज 3F0, मतलब F = 3F0
फिर क्या हो जाएगा 5f0, 3f0, फिर क्या हो जाएगा 5f0। तो ऐसे आएगा, मतलब ऑड मल्टीपल्स आएगा, और एन इक्वल टू 0 रहेगा तो f0 आएगा। तो ये इसके क्या होंगे, ये इसके हार्मोनिक्स होंगे, हार्मोनिक्स होंगे। तो अगर मैं बोलूँ pth ओवरटोन मुझे चाहिए, pth ओवरटोन मतलब pth एक जनरलाइज टर्म, pth ओवरटोन बोलते हैं एक जनरलाइज टर्म, तो वो बोलेंगे 2p+1 f0। दैट मीन्स द pth हार्मोनिक विल बी 2p+1 th हार्मोनिक। क्लियर है, बहुत सिंपल था बात, एक v/2l और एक v/4l। और हार्मोनिक्स हमने देख लिया कैसे होगा, एन में सब्स्टिट्यूट करो तो वैसे फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेकंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आने लगेगा। क्लियर है। अब एक चीज़ देखो, अभी तक मैंने बोला था y x, t, क्या बोला था स्टार्टिंग में आपका इक्वेशन 2a sin kx, और बोला था cos ωt, ये बोला था। जहाँ पे x इक्वल टू 0 एक नॉट था, तो एम्पलीट्यूड क्या था इसमें, अगर मैं एम्पलीट्यूड बोलूँ तो एम्पलीट्यूड था x इज इक्वल्स टू 2a sin kx, sin kx एम्पलीट्यूड था। और मैंने क्या बोला था, स्ट्रिंग अगर फिक्स्ड है, स्ट्रिंग अगर मान लो दोनों साइड फिक्स है, मैं इस कंडीशन को मान कर चल रहा हूँ, ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू l भी एक नोड होगा और x इक्वल टू 0 भी एक नोड होगा, दोनों तरफ एक नोड होगा, मतलब 2a sin k इंटू l, कब, जब x इक्वल टू l है, एक नोड है मतलब इक्वल टू 0, नोड मतलब 0, तो हो जाएगा साइन के एल का जो वैल्यू होगा वो होगा 0 के बराबर। मतलब के एल का जो वैल्यू 0 कब आएगा, जब n पाई टाइम्स, इसका मतलब k का जो वैल्यू होगा वो होगा n पाई बाई l। ये भी याद रखना है, k इज इक्वल टू n पाई बाई l। आई होप इट्स क्लियर, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर इसका मैं पॉसिबल वैल्यूज देखूँ, अगर मैं पॉसिबल वैल्यूज देखूँ इसका k का, तो मैं बोल सकता हूँ k इज इक्वल टू, अगर n 0 है तो एक 0 हो जाएगा, 1 है तो पाई बाई l हो जाएगा, फिर हो जाएगा 3 पाई बाई l एंड सो ऑन। ये पॉसिबल वैल्यूज है। और हमें पता है कि k का जो वैल्यू होता है, नॉर्मली जो वैल्यू होता है वो होता है 2 पाई बाई लैम्डा होता है, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई बाई k। तो अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूँ, एक तो 0 हो जाएगा, तो मतलब लैम्डा कोई वैल्यू डिफाइन नहीं होगा। अगर मैं बोलूँ तो बोथ एंड्स के लिए लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा 2 पाई बाई एन के, 2 पाई बाई एन के इंटू एल। तो इसमें अगर मैं देखूँ तो मेरे पास आ जाएगा 2l बाई एन, 2l बाई एन। तो कभी भी लैम्डा कब आता है तो करना 2l बाई एन। अब पॉसिबल वैल्यूज लैम्डा से क्या हो गया, तो अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ n इज इक्वल टू 0 1 2, तो मेरे पास लैम्डा जो आएगा वो आएगा लैम्डा इज इक्वल टू 2l, एक आएगा l, एक आएगा 2/3l। तो ये आएगा पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। तो बोथ एंड्स और वन एंड के लिए मैंने सब वैल्यू देख लिया। क्लियर है, सारा वैल्यू देख लिया है। अब ध्यान से समझना बात, एक क्वेश्चन करूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आता है। और एक चीज़ याद रखना, जब भी क्वेश्चन में बोला गया होगा स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड, अगर बोथ एंड का बात कहीं पे भी बोला गया होगा एग्जाम में, बोथ एंड का बात है फॉर फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, इसका मतलब होता है n लूप्स है, उसमें n लूप्स है, मतलब n f0 है, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है। और फिक्स्ड एट बोथ एंड मतलब है n f0 का मतलब है n एंटी नोड्स है, n एंटी नोड्स है और n+1 नोड्स है, n+1 नोड्स है। ये चीज़ पॉइंट टू बी रिमेंबर, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना होगा। एक क्वेश्चन करते हैं, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है ये, फिर वेव ऑन अ स्ट्रिंग कंप्लीट हो जाएगा। ये है एक सोनोमीटर वायर है, सोनोमीटर वायर कुछ ऐसा होता है, देखो ये फिक्स है यहाँ पे, क्लियर है। यहाँ पे ना एक ट्यूनिंग फॉर्क है, ट्यूनिंग फॉर्क है, ये ट्यूनिंग फॉर्क है ऐसा कुछ, जिनके बीच का जो लेंथ है वो है L1, वो है L1।
और यहाँ पे एक ब्लॉक है जो है मास m का, और ये ट्यूनिंग फॉर्क को क्या हुआ कि शिफ्ट किया गया यहाँ तक, ट्यूनिंग फॉर्क को शिफ्ट करके यहाँ पे ले आया गया, यहाँ पे कहीं पे ले आया गया ये ट्यूनिंग फॉर्क को। यहाँ पे बोल रहा है कि जो लेंथ है वो है L2। यहाँ पे मुझे फाइंड करना है कि लेंथ का रेशियो क्या होगा। फाइंड L2 इज टू L1, कैसे फाइंड होगा? अब ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। एक तो पहले मैं बनाऊंगा फ्री बॉडी डायग्राम, तो मास का नीचे लग रहा होगा वेट mg, ऊपर लग रहा होगा टेंशन T। तो पहले तो मैं लिख लूंगा T इज टू mg, ये क्लियर होगा यहाँ से। दूसरा, मैंने बोला था वेलोसिटी के टर्म्स में अगर बोलूँ तो v इज टू अंडर रूट टी बाई म्यू होता है, टी बाई म्यू, ये होता है वेलोसिटी। ये दो चीज़ मुझे पता है। अब एक चीज़ देखो, ट्यूनिंग फॉर्क है बेसिकली बोथ एंड पे ये फिक्स्ड है, क्या कहीं पे ओपन है? नहीं है। मतलब f अगर मैं बोलूँ ट्यूनिंग फॉर्क का तो मैं बोलूँगा n v बाई 2l, ये बोलूँगा तो ये 2l बनूँगा। और कंजिक्यूटिव ट्यूनिंग फॉर्क होगा, मतलब दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क का मैं लूँगा तो क्या बोलूँगा n प्लस वन, एक कंजिक्यूटिव लूँगा तो ये क्या हो जाएगा v बाई 2l2। तो यहाँ पे हमेशा याद रखना जब भी ऐसा केस होगा तो ये होगा इसका फर्स्ट रेजोनेंस और ये होगा इसका सेकंड रेजोनेंस, ये होगा इसका सेकंड रेजोनेंस। क्लियर है? और बाद में अगर जाएंगे तो n होगा, n+1 होगा, n+2 होगा, ऐसे कंसेक्यूटिव रेजोनेंस पे जाएंगे। अब ध्यान से समझना बात, जब भी इसको डिवाइड करेंगे, इसको अगर डिवाइड करेंगे हम तो जब डिवाइड कर देंगे तो ये टर्म तो सेम है, मतलब अगर डिवाइड करते तो हमें क्या मिलेगा n+1 बाई n, n+1 बाई n, v बाई 2 कैंसिल हो जाएगा और मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा L2 बाई L1। तो हमेशा याद रखना कभी भी ऐसा सीन हो, ऐसा क्वेश्चन हो तो हम ये यूज़ करेंगे। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा n का वैल्यू। क्लियर है? और मुझे L2 बाई L1 भी मिल जाएगा अगर गिवन है तो। क्लियर है? नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे साउंड वेव्स। तो बेसिकली वेव्स पढ़ने का क्या फ़ायदा हुआ? वेव पढ़ने का ये फ़ायदा हुआ हमें टर्म्स पता चले और हमें अब जब साउंड वेव हम पढ़ेंगे ना तो और इजी हो जाएगा वेव को अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि हमें पता चल गया वेव कैसे ऑक्सीलेट कर रहा है, क्या वेव नंबर है, क्या वेव लेंथ है, अगर दोनों तरफ फिक्स्ड है तो क्या कैसे वेलोसिटी निकले, जैसे यहाँ पे था अंडर रूट टी बाई म्यू। ये सारी चीज़ हमें अब familiar है, we are familiar to these things, so now it will not be a chaos for us to move upon another topic.